जिस किस्म का दुखद वाक़या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुआ, जहाँ पर शरेआम एक अज्ञात शख्स ने गोलियां चलाईं, वो इसी घृणा की देन है जो वातावरण पिछले एक महीने में इस मुल्क में बनाया गया। और जिस तरह का दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और जो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, वो इस सारे घृणा के माहौल में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक संयोजित तरीके से इस मुल्क में और ख़ासकर दिल्ली में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत आला पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग, जिनको अपनी जिम्मेदारी का तकाजा नहीं भूलना चाहिए, वो जिस तरीके से खुलेआम जो बयानबाजी की जा रही है, वो मर्यादाओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं की सारी सीमा पार कर चुके। कल संसद का बजट सत्र शुरू होगा और महात्मा गांधी जी की जो रूह है वो सिसक रही होगी कि किस तरह से इस देश की अंतरात्मा को और इस देश की अर्थव्यवस्था को इस भाजपा सरकार ने पूरी तरह से रौंदा है। एक तरफ गांधी जी ने इस देश को स्वाधीनता दिलवाई और उसकी दूसरी तरफ उनका ये भी मानना था कि इस मुल्क में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो आखिरी कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी खुशहाल हो, उसका जीवन भी संपन्न हो और ये देश उन्नति करे, तरक्की करे, प्रगति करे। पर ये बहुत ही एक विडंबनापूर्व बात है कि आज से कुछ वर्ष पहले जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो इस देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी के हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाता था, उसको नापा जाता था कि भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना बढ़ा। आज से 5 वर्ष पूर्व जब यूपीए की सरकार का कार्यकाल था तो ये जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर था, ये साल बर साल 10 साल 8.2% की रफ्तार से बढ़ता रहा। 19 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। पर आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करना है तो उसका मापदंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, उसका मापदंड है जीएमआई। और इस जीएमआई का विस्तृत विश्लेषण ये है कि ग्लोबल मिजरी इंडेक्स, अगर आज भारत सरकार का, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन आप करें तो आप जीडीपी से नहीं कर सकते,
उसको ग्लोबल मिजरी इंडेक्स से करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल मिजरी इंडेक्स क्या चीज़ है, तो आप जाके इसको गूगल करिएगा। बहुत ही एक अद्भुत और बहुत ही विचित्र पर बहुत ही पैना इंडेक्स है। कई वर्ष पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था ऑर्थर ओकून। उन्होंने और रॉबर्ट बैरो, उन्होंने एक इंडेक्स इजाद किया कि लोगों की जो परेशानी है उसको कैसे मापा जाए। तो इस जो परेशानी का इंडेक्स है, इसका नाम रखा उन्होंने मिजरी इंडेक्स। और वर्ष 2011 में एक अमेरिका के और अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है स्टीव हैंक। उन्होंने इस इंडेक्स को दुनिया के तमाम मुल्कों के ऊपर इस्तेमाल किया। अब इस इंडेक्स के 4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है बेरोजगारी दर, दूसरा पहलू है महंगाई दर, तीसरा इसका पहलू है ब्याज दर, और चौथा इसका पहलू है कि हर वर्ष जो जीडीपी है उसमें कितना बदलाव आता है। और जब इन 4 मापदंडों को जोड़कर एक स्कोर निकाला जाता है तो उसको मिजरी स्कोर कहते हैं। और अमूमन ये पाया गया है कि जो विकसित देश हैं उसमें जब ये मिजरी इंडेक्स 10 से ऊपर जाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। जो विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं उनमें थोड़ी सहनशीलता ज़्यादा होती है। तो अमूमन जब ये मिजरी इंडेक्स 20 पे पहुंचता है या उससे ऊपर जाता है तो ये सत्ता परिवर्तन करता है। वर्ष 2016 में ये जो मिजरी इंडेक्स था ये 17.1 था भारत के लिए। मतलब दुनिया के सारे मुल्कों में से भारत का स्थान 20वें नंबर में था कि जितने परेशान मुल्क हैं दुनिया में उनमें भारत का स्थान 20वें नंबर पे आता था। वर्ष 2018 में ये जो मिजरी इंडेक्स था ये घट के 13.2% हो गया, 13.2 हो गया। और भारत का स्थान 44 हो गया। मतलब अगर पहले नंबर पे सबसे परेशान मुल्क को आप माने तो हम 44वें नंबर पे थे। वर्ष 2020 में अगर आप इस मिजरी इंडेक्स के ऊपर भारत का मूल्यांकन करें तो जो हमारा बेरोजगारी दर है वो लगभग 8.5% है। जो हमारा महंगाई दर है वो लगभग 7.35% है। जो हमारा ब्याज दर है वो 9.4% है। और अगर आप जीडीपी को 3.75% 4% पे लगाएं तो इसका स्कोर बनता है 21.5। और हमारा ये अनुमान है कि जब तक ये वर्ष ख़त्म होगा ये मिजरी स्कोर 25 पर पहुंच जाएगा। और ये
वो जोन है जिसमें लोगों की परेशानी, उनका गुस्सा सड़क पे दिखना शुरू होता है और सत्ता परिवर्तन के जो स्वरूप है वो उजागर होना शुरू होता है। और अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था के कोई भी मापदंड उठा के देखें तो इस मिजरी इंडेक्स को प्रमाणित करते हैं। जब यूपीए का दूसरा कार्यकाल था, जिसको विपक्ष ये कहता था कि ये पॉलिसी पैरालिसिस के साल हैं, अगर उससे भी पिछले 5 वर्ष की तुलना की जाए तो जो उन 5 वर्षों के आंकड़े थे वो पिछले 5 वर्षों से बेहतर थे। और मैं यूपीए 1 का तो जिक्र नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ 4 आंकड़े देता हूं। वर्ष 2010 से लेकर 2014 तक जो इस देश का जीडीपी का वृद्धि दर था वो 7.68% था। अगर आप पूरे 10 साल का देखें तो 8.2% बनता है। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक वो जो वृद्धि दर, वो जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है वो 7.33% था। जो ग्रॉस सेविंग्स टू जीडीपी रेशो है कि अगर आप बचत करेंगे तो ही बैंकों में पैसा होगा और तो ही निवेश होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वर्ष 2010 से लेकर 14 तक ये 34.71% था। और पिछले जो 4 वर्ष निकले हैं 15 से लेकर 18 तक, मतलब 31 मार्च 2019 तक ये घट के 31% रह गया। जो नेट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है कि आपके कितना निवेश हुआ, वो उन 4 वर्षों में 33.24% था, पिछले 4 वर्ष में घटकर वो 28.9% रह गया। जो कृषि का वृद्धि दर था वो उन 4 वर्षों में 4.2% था 5 वर्षों में, और पिछले 4 वर्षों में घटकर 2.5% रह गया। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, वो उन 5 वर्षों में 2.25% से बढ़कर 3.84% हुए, और पिछले 5 वर्ष में वो 3.84% से 10.4% तक पहुंच गए। ये आंकड़े देने का तात्पर्य ये है कि हर मापदंड के ऊपर पिछले 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, और खासकर जो ये 8 महीने एनडीए के दूसरी सरकार के निकले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और हमारा ये मानना है कि ना इस सरकार के पास नीति है, ना इस सरकार के पास दिशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को जिस गड्ढे में इन्होंने धकेला है उससे उसको निकाल पाए। If you want to repeat in English, I can do it, otherwise I'll leave it ahead. Well, today is the 72nd death anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi ji. The Indian National Congress pays its tribute to the father of the nation. But it is important to recall that the hate that led to the murder of
the father of the nation, Mahatma Gandhi, is the hate which rules this country today. What happened in Jamia Millia Islamia University just a couple of hours ago is a live manifestation of this spectre of hate and terror which has been perpetrated across this country by the NDA BJP government, especially since the end of the winter session of Parliament. The kind of statements which have been emanating out of the BJP leadership in the Delhi Assembly elections, it seems that they have even dropped the pretense of any civility. Such crass and naked communalism being perpetrated from the topmost echelons of the BJP and this government cannot but be the most eloquent testimony to the manner in which they seek to reduce the social and political discourse in this country to the basest level. Tomorrow, the budget session of the Parliament would begin. And it would be tried to say that had the great Mahatma been alive today, he would have been an extremely sad man. For the manner in which the NDA BJP government has mutilated the soul of India and trampled upon the economy of this country, it would have been indeed very sad for him or for any of the founders of the great Indian Republic to witness. While Mahatma Gandhi gave us independence, he also was a firm believer in the socio-economic emancipation of the last man in the last row. And therefore, as we stand on the cusp of the union budget for the year 2021, one cannot help but say that there was a time not very far ago, 5 years back, when the economy of this country used to be measured in terms of its gross domestic product. That the GDP of India grew by 1%, grew by 2%, and during the 10 years of UPA, it did grow by 8.2%, 8.02% year on year for 10 years. 190 million people were lifted out of poverty. But if today you were to measure the economy of India, the GDP would be a completely incorrect barometer. The correct matrix to measure the economy of India today is the Global Misery Index. So rather than GDP, the more appropriate measure for the Indian economy is the GMI, that is the Global Misery Index. Now this index was conceptualized by an American economist, applied to the American economy over decades. But in 2011, an American economist actually extrapolated it to the rest of the global economies. Steve Hanke was this gentleman's name. It's a very interesting index. I would recommend that all of you actually Google it and have a look. What are the fundamentals of this index? The fundamentals of this index are, it benchmarks as to how miserable people are in a particular geography or in a particular economy. And the
measure of this index is that it benchmarks an economy on 4 parameters. The first is the unemployment rate. The second is the inflation rate. The third is the lending rate. And then you subtract all these three rates, or you subtract the annualized growth of GDP from the sum total of these 3 rates. And that gives you a score which really defines how miserable people living in a particular geography are. The interesting thing is that when the score crosses 10, you find political change starting to manifest itself. Governments in developed countries have actually changed when the score has actually crossed 10. Developing countries, you have a little more patience. Invariably, when it crosses 20, that's when you find discontent starting to manifest itself, resulting in regime change or government change. So currently, as we speak, the unemployment rate in India stands at 8.5%. The headline inflation rate is at about 7.35%. The lending rate, or the interest rates at which banks lend money, is broadly at about 9.4%. And if you subtract the annualized growth of GDP, which is about 3.5%, then you get a score of 21.5. So, on the misery index, the NDA BJP government is squarely in the red zone. And when you catalogue this index, India was the 20th most miserable country in 2016. It fell to the 44th position in 2018. And today, with a score of 21.5, it's again back among the first 20 most miserable countries. And if you look at any economic parameter on which you can benchmark the Indian economy, you would find that it actually validates this score completely. GDP growth last year was the lowest in 11 years. Private consumption was the lowest in 7 years. Investments was slowest in the last 17 years. Manufacturing was the lowest in 15 years. And agriculture was the lowest in the last 4 years. So every benchmark that you use actually validates the misery index. And so therefore, in the 5 years of the NDA BJP government, we've come to a pass whereby the more appropriate barometer for benchmarking the Indian economy is no longer the growth of the GDP, but unfortunately the growth of the global misery index. And the sad part is that this government, which is going to present the budget for 2020-21 on the 1st of February, does not have a clue, a plan or a policy as to how it will really redeem the Indian economy from the hole that it has pushed it into. Floor is all yours. I'm sorry I took a little extra time.